जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो कि आबकारी फरवरी 2023 में अभी परीक्षा हुई थी, उसमें विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। तो वो आपके लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, क्योंकि जो है आने वाली पटवारी परीक्षा के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, एक आपको पीईबी के प्रश्नों का लेवल पता लग जाएगा और आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस टाइप से नए प्रकार से प्रश्न बनाकर पीईबी पूछ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, जो है जल के परासरणी विस्तार में रखी कोशिका को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक है। जल को जो है जल के परासरणी विस्तार में जब कोशिका को रखा जाता है तो उसके अंदर कौन सा जो है मुख्य कारक है जो उसको नियंत्रित करता है? राइबोसोम, रिक्तिकाएँ, तारक केंद्र या हरित लवक? बताइए कौन नियंत्रित करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है रिक्तिकाएँ। क्या आंसर है इसका सही? रिक्तिकाएँ हैं जो कि जल के परासरणी जो है कोशिका को नियंत्रित करते हैं जब उसको परासरणी विस्तार में रखा जाता है तो। ठीक है। अगला प्रश्न है, विटामिन के लिए आवश्यक है। विटामिन के किस लिए आवश्यक है? प्रोथ्राम्बिन का थ्राम्बिन में परिवर्तन के लिए, थ्राम्बोप्लास्टिन का गठन के लिए, प्रोथ्राम्बिन के संश्लेषण के लिए या फिर फाइब्रोनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन के लिए? बताइए विटामिन के किसके लिए आवश्यक है? जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोथ्राम्बिन के संश्लेषण के लिए। देखिए अब अंदर से पूछ रहा है। अभी तक विटामिन के से प्रश्न आते थे कि विटामिन के किस लिए आवश्यक है, तो अपन लगा देते थे कि रक्त का थक्का जमाने के लिए। लेकिन अब उसके अंदर से भी प्रश्न पूछ रहा है कि रक्त का थक्का तो जमता है, लेकिन किस प्रोसेस के लिए काम आता है विटामिन के? तो यहाँ पर आपको याद रखना है प्रोथ्राम्बिन के संश्लेषण के लिए ये काम आता है। और मित्रों एक बात और याद रखना, जो ये प्रश्न के उत्तर बताए जा रहे हैं ये सभी जो है पीईबी के द्वारा जो सही माने गए हैं उनके द्वारा बताए जा रहे हैं। इसमें अन्य किसी का कोई भी प्रभाव नहीं है। ये पीईबी के द्वारा सही माने गए प्रश्न के उत्तर बताए जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम समुद्री पारिस्थितिक क्षेत्र कौन सा है? भारत का प्रथम समुद्री जो है पारिस्थितिक क्षेत्र कौन सा है? कच्छ की खाड़ी, गोवा, बंगाल की खाड़ी या फिर लक्षद्वीप? तो आपको पता है प्रथम पारिस्थितिक क्षेत्र जो है वो है भारत का कौन सा? कच्छ की खाड़ी। कौन सा है? कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी है? जो है पुस्तक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, या इसको कह सकते हैं जीववाद का विकास। किसने लिखी है बताइए? जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो लिखी है किसने? चार्ल्स डार्विन ने। इस बुक के 2 नाम और हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग नाम से मिल जाएंगे, उनको आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने इसकी खोज की थी या लिखी थी, सॉरी। अगला प्रश्न है, क्रोमेटोफोरस की क्या भूमिका है? जो क्रोमेटोफोरस है उसकी भूमिका क्या है पौधों में? प्रकाश संश्लेषण के लिए, संचलन के लिए, वृद्धि के लिए या फिर स्त्राव के लिए? बताइए क्रोमेटोफोरस क्या है? तो जो क्रोमेटोफोरस होता है उसका जो कार्य होता है वो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। एक वर्णक टाइप का होता है, वर्ण जैसे होता है, कलर जैसे पौधों को कलर देने का कार्य करता है, वैसे क्रोमेटोफोरस होता है और ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु इसके गठन में आयन बंधन शामिल नहीं करता है? कौन सा अणु है जो कि आयन बंधन शामिल नहीं करता है? MgO, LiCl या SnCl4 या H2O? तो किसके अणु आयन बंधन को शामिल नहीं करते हैं? तो वो है H2O, यानी कि जल के जो हैं अणु आयन बंधन को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन से हैं? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता बताने हैं कौन से हैं। देखिए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो है हमेशा आप याद रखिएगा वो कैसे होते हैं? वो होते हैं हमेशा शाकाहारी। कैसे होते हैं? शाकाहारी। तो इसमें शेर क्या शाकाहारी नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गया। इसके बाद भेड़िया शाकाहारी नहीं है, इसके लिए ए ऑप्शन गया। इसके बाद मगरमच्छ और चीता, ये भी शाकाहारी नहीं है। ये तीनों ऑप्शन चले गए, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा। देखो बकरी, हिरण, टिड्डा, गाय, भैंस और खरगोश, ये सारे शाकाहारी जीव हैं और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, NaCl जाली ऊर्जा सामग्री क्या है? NaCl जाली ऊर्जा सामग्री क्या है? तो उसका जो सही आंसर है वो है 788 kg मोल 1। 788 kg मोल 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 अक्टूबर निम्नलिखित में से किस दिन के रूप में मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को बताना है निम्नलिखित में से किस जो है दिन के रूप में मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस के, स्वास्थ्य दिवस के, जनसंख्या दिवस के या विश्व खाद्य दिवस के? बताइए। तो आप कहेंगे 16 अक्टूबर मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस के रूप में। कौन से दिवस के रूप में? विश्व खाद्य दिवस के रूप में। जो है पूरी आबकारी में जीके और विज्ञान में मिलाकर कुल 5 से 6 दिवसों के जो हैं पूछे गए हैं, तो इनको आप याद रख लीजिएगा, बिल्कुल दिवसों को पढ़ लीजिएगा अगर अभी तक आपने पढ़े नहीं हैं तो। चलिए, विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। किस दिन? 4 फरवरी को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। किस दिन? 7 अप्रैल को। और विश्व जनसंख्या दिवस ये मनाया जाता है आपका 11 जनवरी को। किस दिन मनाया जाता है? 11 जनवरी को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2022 में ब्लैक नेप्ड तीतर को कितने वर्षों बाद फिर से खोजा गया है? एक तीतर की प्रजाति है जिसका अन्य नाम आप कह सकते हैं, एक कबूतर की प्रजाति है जिसका नाम है ब्लैक नेप्ड तीतर, जो है कबूतर की प्रजाति है, उसको कितने वर्षों बाद खोजा गया है फिर से? तो एक खोजा गया है 140 वर्षों के बाद। और कहाँ के वैज्ञानिकों ने खोजा है इसको? तो वो खोजा है अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। इसके नीचे विस्तार दिया गया है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने 140 वर्ष बाद एक दुर्लभ पक्षी ब्लैक नेप्ड तीतर यानी कबूतर को फिर से खोज निकाला है। तो ये जो है करंट अफेयर का प्रश्न भी बन सकता है। 21 दिसंबर 2022 के न्यूज है, अखबार में अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है का गुणसूत्र संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग है वो गुणसूत्र की संख्या को 21 कर देता है? कौन सा वो रोग है जो गुणसूत्र की संख्या को 21 कर देता है, यानी कि एक कम कर देता है? यानी 22 जोड़ी जो है आपके 22 प्लस एक्स महिला में होते हैं, 22 प्लस XY पुरुष में होते हैं। तो जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और एक XX, यानी कि अपन नॉर्मली पढ़ते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र, जो कि महिला में 23 जोड़े गुणसूत्र पुरुष में। लेकिन यहाँ पर जो है 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं और एक XX महिला में और 22 जोड़ी जो है पुरुष में और XY होते हैं। तो इसमें जो 22 जोड़े थे उसमें 21 जोड़े निम्न में से कौन से रोग के कारण बचते हैं? कौन सा आनुवंशिक रोग या कौन सा रोग है? टर्नर सिंड्रोम या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, या फिर डाउन सिंड्रोम या फिर क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम? बताइए कौन सा आनुवंशिक रोग है या कौन सा रोग है जिससे गुणसूत्रों की संख्या 21 रह जाती है? तो वो है, अगर देखो गुणसूत्रों की संख्या डाउन हो रही है तो वो कौन सा सिंड्रोम है? डाउन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम। देखो 22 से 21 बची, यानी कि डाउन हो रही है तो डाउन सिंड्रोम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तालाब के परितंत्र में किस क्षेत्र में प्रकाश सबसे अधिक होता है? तालाब का जो परितंत्र होता है उसमें सबसे अधिक प्रकाश किस क्षेत्र में होता है? तटीय क्षेत्र में, लिग्मेनेटिक क्षेत्र में, गहरे क्षेत्र में या बेंथिक क्षेत्र में? बताइए। देखिए, तालाब के परितंत्र में सबसे अधिक जो जहाँ पर प्रकाश होता है उसको कहा जाता है लिग्मेनेटिक क्षेत्र। जहाँ पर तालाब के परितंत्र में सबसे अधिक प्रकाश होता है उस क्षेत्र को कहा जाता है क्या? लिग्मेनेटिक क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से मानव गतिविधि जो क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव वाले अधिकतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है, निम्न में से कौन सी मानव गतिविधि है जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए अधिकतम जो है प्रभावी है? कौन सी? खुदाई, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और कृषि। तो जो सबसे ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण को कर रही है वो है आपका क्या? औद्योगिकीकरण। देखो उद्योग लगने से क्या होगा? उद्योग लगने से जो है आपकी वनों की कटाई होगी और अन्य कई प्रदूषण भी होते हैं उद्योगों से निकलते हैं। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण उद्योगों से होता है। अगला प्रश्न है फेदम निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? फेदम किसकी इकाई है? दूरी मापने की, ऊंचाई की, गहराई की या रफ्तार की? जो फेदम है वो मापने की इकाई है। किसके मापने की इकाई? गहराई को मापने की इकाई है फेदम। क्या मापने की? गहराई को मापने की इकाई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का उल्टा पिरामिड बनता है? किस पारिस्थितिक तंत्र में जो है बायोमास का उल्टा पिरामिड बनता है? घास के मैदान में, तालाब में, वन में या फिर पार्क में? बताइए। तो आपको पता है कि तालाब जो है उसमें बायोमास का उल्टा पिरामिड बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी शर्करा RNA में उपस्थित होती है? RNA में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? कई लोग ने जो है डीऑक्सीराइबोज लगा दी है, बल्कि ये किस में होती है उपस्थित? DNA में।
किसमें, DNA में। तो इसका जो सही आंसर है डीऑक्सीराइबोज नहीं है। ठीक है, कई लोग कन्फ्यूज हुए हैं। जो है जो इसमें RNA में पाई जाती है राइबो न्यूक्लिक जो है एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा, राइबोज शर्करा पाई जाती है। राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है इसका नाम है। तो राइबोज शर्करा इसमें उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग है। कौन सा अवशेषी अंग है, आँख का ढक्कन, वर्मीफॉर्म परिशिष्ट, मध्य पसली या मध्य कान। तो देखिए अवशेषी अंग कौन से होते हैं, जो पहले यूज होते थे लेकिन वर्तमान में यूज नहीं हो रहे हैं, ऐसे अंग जो हैं शरीर के क्या कहलाते हैं, अवशेषी अंग। और इसमें से अवशेषी अंग है आपका वर्मीफॉर्म परिशिष्ट। क्या, वर्मीफॉर्म परिशिष्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा कोश का अंगक केंद्रक, लिफाफे और केंद्रक झिल्ली के बीच की कड़ी है। केंद्रक, लिफाफे और केंद्रक झिल्ली के बीच की कड़ी है जो कौन सा अंग है, राइबोसोम है, अंतःप्रतिब्य जालिका है, तारककाय है या गाल्जिका है। कोशिका से प्रश्न पूछा गया है, आपको बताना है कोशिका का कौन सा अंगक है जो कि लिफाफे और केंद्रक झिल्ली के बीच की कड़ी है, बताओ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंतःप्रतिब्य जालिका। अंतःप्रतिब्य जालिका जो है केंद्रक, लिफाफे और केंद्रक झिल्ली के बीच की कड़ी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रॉनों के लिए नाभिक के सापेक्ष आकर्षण को के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, बताइए। एक रासायनिक बंधन को फोटोनिक ऊर्जा, आयनीकरण ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन संबंध या वैद्युत ऋणात्मकता किसके नाम से जाना जाता है। एक रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रॉनों के लिए नाभिक के सापेक्ष आकर्षण को किस रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपका क्या में, वैद्युतीय ऋणात्मकता। वैद्युतीय ऋणात्मकता के रूप में जाना जाता है इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के सापेक्ष आकर्षण, वैद्युतीय ऋणात्मकता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उच्चतम द्विध्रुव आघूर्ण वाले रासायनिक यौगिक की पहचान कीजिए। उच्चतम द्विध्रुव आघूर्ण वाला रासायनिक यौगिक है NF3CO2 NH3CH4। बताइए कौन सा है। तो उच्चतम द्विध्रुव आघूर्ण वाला जो रासायनिक यौगिक है वो है आपका CH4 यानी कि मीथेन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इस वीडियो में हमने 20 ही प्रश्नों को डिस्कस करना है। अगले वीडियो में हम 20 प्रश्न लेकर आएंगे और उसके अगले वीडियो में 20 प्रश्न लेकर आएंगे। कुल 60 प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे जो कि आबकारी में पूछे गए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी इसमें उत्तर बताए हैं वो PEB की ऑफिशियल साइट के द्वारा जो है बताए गए हैं वो इसके आंसर हैं। ठीक है, इसी प्रकार के 2 वीडियो अभी और आएंगे जिसमें हम कुल विज्ञान के 60 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो ये 60 प्रश्नों का पार्ट 1 है, अब 2 और 3 आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो कैसे मिलेंगे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है और नोटिफिकेशन बेल पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। जय हिंद।